Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्टॉक मार्केट में हर क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन एक क्वार्टर ऐसा होता है जो बाकी सभी से अलग होता है और वो है Q4 रिजल्ट सीजन। अब सवाल ये है, Q4 इतना स्पेशल क्यों होता है? सबसे पहली बात, Q4 पूरे फाइनेंशियल ईयर का फाइनल रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है, यानी कि पूरे साल की ग्रोथ, पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी और मैनेजमेंट का एक्चुअल परफॉर्मेंस सब कुछ इसी क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी बात, इसी टाइम पर कंपनीज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस देता है और मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, पास्ट को नहीं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट अच्छा होता है फिर भी स्टॉक गिर जाता है, या तो रिजल्ट एवरेज होता है फिर भी स्टॉक ऊपर चला जाता है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, Q4 रिजल्ट्स के टाइम पर मार्केट में मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है। पूरे साल का हाइप, प्रोजेक्शंस, एस्टिमेट्स, सबका फाइनल जजमेंट यहीं पे होता है और जहाँ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है वहाँ ओवर रिएक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जहाँ एक तरफ ट्रेडर्स इस टाइम पर वॉलेटिलिटी से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ डिसिप्लिन वैल्यू इन्वेस्टर्स यानी कि हम सब लोग इसी वॉलेटिलिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि Q4 रिजल्ट्स के बाद कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स गिर सकते हैं और एक वैल्यू इन्वेस्टर इन्हें कैसे आइडेंटिफाई और एक्यूमुलेट कर सकता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि Q4 रिजल्ट सीजन में एक वैल्यू इन्वेस्टर कैसे सही अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले हम समझेंगे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। ये एक मार्केट गेम है, यानी कि मार्केट आखिर नंबर्स पे नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन पे क्यों रिएक्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक पैटर्न, यानी कौन से टाइप के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स Q4 रिजल्ट्स के बाद करेक्शन देते हैं। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक केयरफुली सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्ट ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स की जहाँ पे Q4 के बाद अपॉर्चुनिटी बन सकती है, प्रोबेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वैल्यू इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी, जहां हम डिस्कस करेंगे कि आपको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए ताकि आप रिस्क मैनेज करते हुए स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। और लास्ट में हम बात करेंगे बिगेस्ट मिस्टेक्स की जो इन्वेस्टर्स Q4 रिजल्ट्स के दौरान करते हैं और जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस पूरे Q4 अर्निंग गेम को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1, मार्केट गेम, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। तो अभी हमने समझा कि Q4 रिजल्ट्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रिजल्ट्स इतने इम्पोर्टेंट है तो क्या मार्केट सिर्फ नंबर्स को देख के मूव करता है? तो आंसर इज नो। मार्केट कभी भी सिर्फ रिजल्ट पर रिएक्ट नहीं करता है, मार्केट रिएक्ट करता है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी पे। मतलब कि कंपनी ने क्या किया ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने 15% प्रॉफिट ग्रोथ दी। अब सरफेस पे देखें तो ये एक स्ट्रांग नंबर है, लेकिन अगर मार्केट को 20% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी तो क्या होगा? रिजल्ट अच्छा है लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम है और इसी कारण स्टॉक गिर सकता है। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट एवरेज है, मान लीजिए सिर्फ 8 to 10% ग्रोथ, लेकिन मार्केट को डर था कि ग्रोथ अभी और भी खराब होगी, तो इस केस में क्या होगा? रिजल्ट एवरेज है लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर है और यही रीज़न है कि स्टॉक फिर रैली करता है। यही मार्केट का सबसे बड़ा गेम है, नंबर्स नहीं परसेप्शन मूव करता है। और Q4 रिजल्ट्स में ये इफेक्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि पूरे ईयर की एक्सपेक्टेशन यहाँ पिक पे होती है। अब यहीं पे एक वैल्यू इन्वेस्टर का एज आता है, जहाँ बाकी लोग रिजल्ट देके रिएक्ट करते हैं, वहीं एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर मार्केट के रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है। अगर रिएक्शन ओवर हो जाए और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी अनजस्टिफाइडली गिर जाए तो वही बनता है रियल अपॉर्चुनिटी जोन। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखिए, रिजल्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन रिएक्शन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे पार्ट 2 में गिरने वाले स्ट्रांग स्टॉक्स का पैटर्न कैसा होता है। राइट, तो अभी हमने समझा कि मार्केट नंबर्स पे नहीं लेकिन एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी पे मूव करता है। अब अगला लॉजिकल ये सवाल आता है कि अगर एक्सपेक्टेशन मिस होती है तो आखिर कौन से टाइप के स्ट्रॉन्ग स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरते हैं? क्योंकि हर स्टॉक नहीं गिरता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में शार्प करेक्शन देखने को मिलता है। और अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
सबसे पहले होते हैं हाई एक्सपेक्टेशन स्टॉक्स। ये सबसे पहली कैटेगरी है। यहाँ पे वो कंपनीज होती है जो ऑलरेडी स्ट्रांग रैली दे चुकी होती है, जिनके वैल्यूएशंस हाई होते हैं और जिनसे मार्केट को बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, जब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है तो कंपनी को सिर्फ अच्छा परफॉर्म नहीं करना होता है, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ता है। और अगर रिजल्ट अच्छा आता है लेकिन एक्सेप्शनल नहीं आता है तो क्या होता है, मार्केट डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और स्टॉक में शार्प करेक्शन आ सकता है। इसलिए हाई एक्सपेक्टेशन स्टॉक में एक रूल याद रखें, जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उतना ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क। दूसरी कैटेगरी है मार्जिन प्रेशर स्टॉक्स। ये वो कंपनीज होती है जिनका बिजनेस स्ट्रांग होता है लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्जिन पे प्रेशर आ जाता है। रीज़न क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ना, डिमांड स्लो होना, कंपटीशन बढ़ना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझिए, रेवेन्यू ग्रो कर सकता है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी रह सकती है, लेकिन अगर मार्जिन गिरते हैं तो मार्केट तुरंत नेगेटिव रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि मार्जिन डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर अर्निंग को इम्पैक्ट करता है। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर के नज़रिए से अगर मार्जिन प्रेशर टेम्पररी है और बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है तो ये गिरावट एक अक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नंबर 3 इज गाइडेंस डिसअपॉइंटमेंट। ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड कैटेगरी है। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट ठीक ठाक होता है, नंबर्स डिसेंट होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए कॉशियस या तो वीक गाइडेंस देता है और यहाँ मार्केट का फोकस शिफ्ट हो जाता है पास्ट से फ्यूचर पर। अगर मैनेजमेंट बोलता है कि ग्रोथ स्लो हो सकती है, डिमांड अनसर्टेन है, मार्जिन प्रेशर में रह सकते हैं, तो क्या होता है, मार्केट पैनिक करता है, इन्वेस्टर्स फ्यूचर रिस्क को प्राइस करना शुरू कर देते हैं और फिर स्टॉक गिर सकता है। लेकिन यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट भी है, हर कॉशियस गाइडेंस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार मैनेजमेंट कंजर्वेटिव होते हैं या तो शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी होती है और यही वो मोमेंट होता है जहाँ पे डिसिप्लिन वैल्यू इन्वेस्टर नॉइज और रियलिटी ये दोनों में फर्क करता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो Q4 रिजल्ट के दौरान गिरने वाले स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में 3 कॉमन पैटर्न्स होते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस, टेम्पररी मार्जिन प्रेशर्स या तो कॉशियस गाइडेंस। और अगर आप इन पैटर्न को समझ लेते हैं तो फिर आप मार्केट की पैनिक सेलिंग को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो इन कैटेगरीज में आते हैं, मतलब कि Q4 के बाद अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अगला लॉजिकल स्टेप ये है कि क्या हम ऐसे स्पेसिफिक कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इन पैटर्न में फिट होती है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये कोई भी बाय सेट और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक वॉच लिस्ट है, राइट। और जिसका मेन इंटेंशन यही है कि Q4 रिजल्ट के बाद पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी क्या क्या बन सकती है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये वीडियो जब तक आप लोगों के पास पहुंचेगी तब तक शायद इनमें से कई कंपनीज के रिजल्ट आ भी चुके होंगे। तो ये सिर्फ आपको एज अ लर्निंग या तो आइडिया लेने के लिए ही देखना है, राइट। तो सबसे पहले अगर सेक्टर वाइज में कुछ आपको बात करूँ स्ट्रॉन्ग कंपनीज की, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में देखेंगे तो जनरली ये एक सेक्टर ऐसा है जिसको स्टेबल माना जाता है। लेकिन Q4 में यहाँ भी एक्सपेक्टेशन गेम बहुत ही स्ट्रांग होता है। जैसे कि एज एग्जांपल मैं आपको बोलूँ HDFC बैंक, ये एक फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, स्ट्रांग एसेट क्वालिटी है, हाई इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस है। लेकिन इश्यू कहाँ आता है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रहती है। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा भी कंप्रेस हो जाए या तो ग्रोथ थोड़ी स्लो दिखे तो इवन स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के बाद भी स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। देन अनदर स्टॉक में भी कोटक महिंद्रा बैंक, ये बैंक क्वालिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के समय में ग्रोथ कंसर्न्स, रेगुलेटरी इश्यूज, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, इन सब वजह से सेंटिमेंट थोड़ा वीक है। तो रिजल्ट ठीक हो फिर भी मार्केट कॉशियस रह सकता है और यही सेंटिमेंट ड्रिवन करेक्शन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। IT सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमेशा गाइडेंस ड्रिवन सेक्टर रहा है। यहाँ पास्ट परफॉर्मेंस से ज़्यादा फ्यूचर आउटलुक इम्पोर्टेंट होता है। इन्फोसिस की अगर बात करें तो इन्फोसिस में सबसे बड़ा ट्रिगर होता है मैनेजमेंट गाइडेंस। अगर कंपनी कॉशियस आउटलुक देती है तो क्या होता है, इवन डिसेंट रिजल्ट के बाद भी स्टॉक गिर सकता है। TCS का तो हमने देख ही लिया, उसका रिजल्ट पे कितना गोलमाल था। तो वो भी एक है, उसका कंजर्वेटिव गाइडेंस और ग्लोबल डिमांड कंसर्न की वजह से भी हमें पॉसिबल करेक्शन देखने को मिल सकता है।
आईटी सेक्टर में एक बात याद रखिए, गाइडेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इवन रिजल्ट से भी ज़्यादा। देन एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो ये एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, लेकिन यहाँ वैल्यूएशन बहुत हाई होती है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो इसका, कंसिस्टेंट बिजनेस है, लेकिन रूरल डिमांड प्रेशर इसमें रहता है और वॉल्यूम ग्रोथ भी कंसर्न आ सकती है। तो अगर नंबर स्लाइटली भी वीक आए तो स्टॉक रिएक्ट कर सकता है। देन अनदर स्टॉक इज नेस्ले इंडिया। ये प्रीमियम एफएमसीजी कंपनी है, वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत हाई है, इसलिए इवन स्मॉल मिस या मार्जिन प्रेशर शार्प करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। कंजम्पशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो अगर उसमें एशियन पेंट की अगर हम बात करें तो ये मार्केट लीडर है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट और कंपटीशन इंक्रीज की वजह से मार्जिन इम्पैक्ट हो सकते हैं और मार्जिन इम्पैक्ट सेंसिटिविटी पर बहुत रेट करता है। टाइटन की अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन स्टोरी है, लेकिन ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे है, हाई एक्सपेक्टेशन है, इसलिए स्लाइट मार्जिन थोड़ा भी अर्निंग मिस हुई तो इसमें नोटिसेबल करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी कंपनीज में एक कॉमन पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, लेकिन इक्वली स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन भी है और यही फिर कॉम्बिनेशन बनाता है शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी का। इसलिए एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए फोकस ये नहीं होना चाहिए कि स्टॉक गिरा क्यों, बल्कि ये होना चाहिए कि क्या गिरावट जस्टिफाइड है या ओवर रिएक्शन है, और अगर ये ओवर रिएक्शन है तो फिर वही बनता है हाई क्वालिटी स्टॉक एट डिस्काउंटेड प्राइस। देन नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी। तो ऐसी सिचुएशन में डिसिप्लिन वैल्यू इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तभी यूजफुल है जब आपके पास क्लियर स्ट्रेटेजी हो। तो कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बात करूंगी। स्टेप 1, प्री डिफाइंड बाइंग जोन। सबसे पहली और सबसे क्रिटिकल चीज़ यही है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप किस प्राइस पे खरीदने वाले हो। और कई इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि स्टॉक गिरने के बाद डिसाइड करते हैं कि बाय करना है या नहीं, लेकिन एक वैल्यू इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। आपको क्या करना है, कंपनी का फेयर वैल्यू एस्टिमेट करना है हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से, पीई और पीबी को देख के। एग्जाम्पल, अगर ये स्टॉक 10 to 15% करेक्ट होता है तभी मैं इसमें एंट्री लूंगी। इससे क्या फ़ायदा होगा, इमोशनल डिसीजन अवॉइड होंगे आपका और आप डिसिप्लिन तरीके से एक्यूमुलेट कर पाओगे। स्टेप 2, रिजल्ट के बाद पेशेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही हम एंट्री लेना सबसे कॉमन मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के बाद इनिशियल रिएक्शन अक्सर वॉलेटाइल और इमोशनल होता है, इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करना है। रिजल्ट के बाद कम से कम 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, क्या वॉल्यूम एबनॉर्मल है, क्या प्राइस स्टेबलाइज हो रही है। जब पैनिक सेटल हो जाए तब हमें अगर हम एंट्री लेंगे तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। देन स्टेप नंबर 3, रीज़न समझना है हमें कि टेम्पररी है या स्ट्रक्चरल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। गिरावट का रीज़न समझना। हर गिरावट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि टेम्पररी इश्यू है, जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई, शॉर्ट टर्म डिमांड स्लो डाउन हो गई, या तो कोई वन टाइम एक्सपेंस की वजह से रिजल्ट खराब आया है। ऐसे केसेस में बिजनेस आपका इंटैक्ट रहता है। या तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि मार्केट शेयर लॉस हो गया है, बिजनेस मॉडल डिस्टर्ब हो गया है, या तो फिर लगातार इसकी वीक परफॉर्मेंस आ रही है। ऐसे केसेस में फिर गिरावट जस्टिफाइड होती है। वैल्यू इन्वेस्टर को सिर्फ टेम्पररी इश्यूज में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हमें उसको बराबर एनालिसिस करने के बाद ही एंट्री प्लान करनी चाहिए। देन लास्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फेज्ड एक्यूमुलेशन। एक ही बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट करना ये बहुत ही रिस्की अप्रोच है। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन बाय इन स्टैगर्ड वे। जैसे कि फर्स्ट आपने वेट किया, स्टॉक आपका गिर गया 10-15%, तो आपने थोड़ा सा पार्ट बाय कर लिया, और अगर अभी इसमें और भी गिरावट चालू है, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाइंग बन गई और भी गिर रहा है, तो आप थोड़ा पार्ट और ऐड कर सकते हो। मतलब पार्ट बाय पार्ट हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, एक साथ ही पूरी क्वांटिटी बाय नहीं कर लेनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, आपकी एवरेज प्राइस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, रिस्क आपका सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना पड़ेगा। ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है माइंडसेट का। वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्विक गेन्स नहीं मिलेंगे, मार्केट को टाइम लगता है फंडामेंटल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने में, इसलिए शॉर्ट टर्म वैलेटिलिटी को इग्नोर करना पड़ेगा, डेली प्राइस मूवमेंट पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, और बिजनेस ग्रोथ पे फोकस हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर कंपनी सही है तो फिर प्राइस इवेंचुअली फॉलो करेगा ही। तो अगर हम इस पूरी
स्ट्रैटेजी को समराइज करें तो एक डिसिप्लिन वैल्यू इन्वेस्टर क्या करेगा, सबसे पहले प्लानिंग करता है, पेशेंस रखता है, रीजन एनालाइज करता है और स्टैगर्ड तरीके से इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म सोचता है। यही अप्रोच आपको फिर मार्केट के वॉलेटिलिटी को नहीं, रिस्क नहीं लेकिन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अब आखिरी पार्ट 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हमने अभी क्या समझा कि एक डिसिप्लिन वैल्यू इन्वेस्टर को Q4 रिजल्ट के दौरान क्या करना चाहिए, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लॉसेस स्ट्रैटेजी की कमी से नहीं बल्कि गलतियों की वजह से होते हैं। नंबर 1 इज रिजल्ट प्रेडिक्ट करना। सबसे कॉमन और डेंजरस मिस्टेक यही है, रिजल्ट को गेस करना। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि इस बार रिजल्ट स्ट्रांग आएगा तो भी बाय कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और उससे भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है मार्केट का रिएक्शन। इसलिए रिजल्ट के पहले एंट्री लेना पूरा स्पेकुलेशन है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप प्रेडिक्शन नहीं करते, आप रिएक्शन का इंतजार करते हैं। देन नंबर 2 इज फोमो बाइंग। ये सबसे बड़ी गलती है सेकंड नंबर की। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। रिजल्ट के बाद अगर स्टॉक अचानक रैली करता है तो इन्वेस्टर्स पैनिक में एंट्री ले लेते हैं, सोचते हैं कि ये मौका छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल रूल है, जो स्टॉक भाग चुका है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है और वैल्यू इन्वेस्टर का काम क्या है, सस्ता खरीदना और महंगा बेचना, राइट। तो इसीलिए फोमो एक डिसिप्लिन का दुश्मन है, उससे हमें दूर ही रहना चाहिए। नंबर 3 इज वीक कंपनी में एवरेजिंग। गिरते हुए वीक स्टॉक में एवरेजिंग करना। कई बार इन्वेस्टर सोचते हैं कि प्राइस गिर गया है, एवरेज कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बिजनेस भी स्ट्रांग है। अगर कंपनी में गवर्नेंस इश्यू है, डेब्ट हाई है या ग्रोथ कंसिस्टेंटली वीक है तो गिरावट फिर अपॉर्चुनिटी नहीं, वार्निंग साइन हो सकती है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग का रूल यही है कि एवरेज ओनली इन स्ट्रांग कंपनीज, नॉट इन वीक वंस। देन न्यूज़ बेस्ड डिसीजन, ये भी एक गलती होती है, चौथी और बहुत ही कॉमन गलती है। न्यूज़ देखकर डिसीजन लेना। रिजल्ट के समय पे हर जगह हेडलाइंस होती है, प्रॉफिट जंप, रेवेन्यू मिस, स्टॉक क्रैश। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, न्यूज़ हमेशा सरफेस लेवल होती है और अक्सर लेट होती है। मार्केट तब तक ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका होता है, इसलिए हेडलाइंस पे नहीं, एनालिसिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये सब गलतियां हैं जो हमें नहीं दोहरानी है। तो आज की वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो हमने क्या क्या समझा। तो Q4 रिजल्ट्स बाकी क्वार्टर से अलग क्यों होते हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी पे कैसे मूव करता है, कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स करेक्शन दे सकते हैं और एक वैल्यू इन्वेस्टर उस सिचुएशन को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, Q4 रिजल्ट सीजन कोई ट्रेडिंग इवेंट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी विंडो है। बाकी लोग जहाँ पे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में उलझ जाते हैं, वहीं पे डिसिप्लिन इन्वेस्टर पेशेंस रखता है, सही प्राइस का इंतजार करता है और क्वालिटी बिजनेस को डिस्काउंट पे एक्यूमुलेट करता है। मार्केट हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन वही इनपरफेक्शन एक इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट का सोर्स बन सकती है। इसलिए अगली बार जब Q4 रिजल्ट्स आए तो सिर्फ नंबर्स मत देखिए, मार्केट का रिएक्शन देखिए और उस रिएक्शन के पीछे की रियलिटी समझिए। और याद रखिए, वेल्थ ट्रेडिंग से नहीं, सही प्राइस पे क्वालिटी बिजनेस एक्यूमुलेट करने से बनती है। अगर आपको ऐसी एनालिसिस वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।